हमारे साथ अचल मल्होत्रा साहब हैं। अचल मल्होत्रा साहब, ये जो कुछ नेपाल में हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं, इस पूरी चीज़ों को? देखिए, मैंने अपने को-पैनलिस्ट को सुना। डेफ़िनेटली सोशल मीडिया का बहुत बड़ा आज की तारीख में रोल है। सोशल मीडिया दुधारी तलवार है। एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरह है। आप इसे पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करिए या फिर इसे एटॉमिक बम बना लीजिए। लेकिन खाली सोशल मीडिया ही तो काम नहीं करता ना। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन कुछ बेसिक इंग्रीडिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये प्रोपेगेंडा बन के रह जाता है और आज की जनरेशन प्रोपेगेंडा और रियलिटी में फ़र्क महसूस करती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले सालों-साल से नेपाल में जिस तरह की वही पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बदल-बदल के आ रही हैं। आप मुहावरे के तौर पे बोलेंगे तो इसको पुरानी शराब को पुरानी बोतलों में परोसा जा रहा है नेपाल की जनता को। कभी प्रचंडा आ जाते हैं, तो कभी केपी ओली आ जाते हैं, तो कभी नेपाली कांग्रेस आ जाती है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वहाँ करप्शन है, वहाँ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, भुखमरी है, बेरोज़गारी है। तो इन चीज़ों की एब्सेंस में खाली सोशल मीडिया इस तरह के रिवॉल्यूशन नहीं ला सकता। हाँ, इसको पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज़ करने में, इन्फ्लुएंस करने में, मोटिवेट करने में डेफ़िनेटली इसका हाल रहा है। तो सारांश में ये है कि परिस्थितियाँ नेपाल की खराब थी। इकोनॉमिक दृष्टि से, नेपोटिज़्म की दृष्टि से, करप्शन की दृष्टि से लोग तंग आ चुके हैं। आपको याद हो शायद कुछ समय पहले इवन एक सेगमेंट था नेपाली सोसाइटी का जो मोनार्की को वापस लाना चाहते थे। इसका मतलब है काफ़ी समय से नेपाल में एक विकल्प की तलाश हो रही थी, जो इतना तंग आ चुका था, ये कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट और ये नेपाली कांग्रेस और सेंट्रल लेवल सब तरह-तरह के लेवल की ली हुई गवर्नमेंट्स को लेकर गवर्नेंस की एब्सेंस में करप्शन ये सब को देखते हुए लोग बदलाव चाहते थे। और जैसा कि एक और को-पैनलिस्ट ने भी बताया कि ट्रिगर था सोशल मीडिया और चूँकि ये पावरफुल बिकॉज़ ये जनरेशन जो ज़ी जनरेशन की हम बात करते हैं, इसको डायरेक्टली उसके इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करता था। बट अब यहाँ से इतना फैलाव हो गया इसका और हम मजबूर हो जाते हैं ये सोचने पे कि क्या इसमें और जो श्रीलंका में हुआ और जो बांग्लादेश में हुआ, पैटर्न मोर और लेस सेम है? क्या सिमिलैरिटी है कोई? क्या ये स्पॉन्टेनियस है या इसके पीछे किसी का एक ऑर्केस्ट्रेटेड है, कोई प्लान्ड है, कोई बाहर की फोर्सेस का इसमें इन्फ्लुएंस है? तो ये सब आने आने वाले दिनों में इन बातों का खुलासा होगा। बहरहाल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक रही है नेपाल के लिए, लेकिन इस हद तक पहुँच जाना, ये थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड है और मुझे लगता है कि ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि नेबरहुड में अगर इंस्टेबिलिटी होगी और इस तरह की chaotic कंडीशंस होंगी, तो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। हम चाहते हैं कि वहाँ सभी जगह सुख शांति रहे ताकि हम विकास की तरफ ध्यान दिया जा सके और तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर पड़ोस में ऐसा कुछ होता है तो उस पे नज़र बना कर रखनी भी चाहिए और अगर पड़ोस में शांति रहे तो हमारे लिए भी अच्छा है, पड़ोस में अशांति रहती है तो हमें भी चिंता होती है। ये देश के मामले में कहें या फिर घर के मामले में कहें। धनंजय त्रिपाठी जी, इस पूरे घटना में नेपाल से हम लोग कितने ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, अपने आप को अलग करके देखा जाए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, भारत को भी एक नज़र बना कर रखनी होगी कुछ हद तक? देखिए, आइसोलेटेड तो आप नहीं रह सकते हैं। उसका जो प्रमुख कारण है वो ये है कि नेपाल के साथ आपके संबंध काफी गहरे हैं। ये एक साउथ एशिया का ऐसा देश है जिसके साथ आपके ओपन बॉर्डर्स हैं। एक बड़ी संख्या नेपाल की जनता जो है वो भारत के अंदर काम करती है। आपके व्यापार के बहुत अच्छे संबंध है नेपाल के साथ, इकोनॉमिक संबंध है। यहाँ के बहुत लोग भी नेपाल जाते हैं, टूरिज्म या हो गया या कल्चरल रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं। तो हम बिल्कुल शांत तो नहीं रह सकते, हमें इस पे निगाह बना के रखने की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरीके का अभी जो पिछले 48 घंटे में जैसी स्थितियां बदली, तो पहले प्रोटेस्ट और फिर एक बहुत हिंसक प्रोटेस्ट, मेरे ख्याल से वो चिंता का विषय है। और जैसा आप खुद ही कह रहे थे कि
वहां पर जो युवाओं के संगठन है उन्होंने भी अपने आप को थोड़ा दरकिनार किया है इस हिंसा से। तो मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी की अभी वहां पे बड़ी आवश्यकता है, और वो हम सबके ही हित में होगा, इंडिया के हित में होगा। इंडिया चाहेगा कि वहां पर एक स्टेबिलिटी आए और कुछ ऐसे फेसेस आए जो कि गवर्नेंस, मतलब आज की तारीख में नेपाल के अंदर जो सबसे अहम चीज है कि गवर्नेंस का जो सवाल है कि कौन वहां पर होगा जो चीजें चलाएगा, उसको लेके काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि पहली बार ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है जिसके अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं है। ये एक फेसलेस टाइप का एक प्रोटेस्ट है। हालांकि अब कुछ नाम अभी उभर के सामने आ रहे हैं, लेकिन जो नेपाल के ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज है उनके अंदर से कोई भी नाम नहीं, और सबके ऊपर अटैक है। तो इस तरीके का चीज आपको श्रीलंका के अंदर या बांग्लादेश के अंदर भी थोड़ा देखने को मिला, लेकिन फिर भी उसके अंदर एलिमेंट्स थे जिनको कि लोग आइडेंटिफाई कर सकते थे। यहाँ पर नेपाल के अंदर एक थोड़ा अलग तरीके की चीज हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अच्छा ये है कि कुछ नाम अभी उभर के सामने आ रहे हैं। अब आगे क्या होता है ये कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, हम सबके हित में है कि वहां पे स्टेबिलिटी आए और चीजें, हिंसा जो है वो फिलहाल खत्म हो।